कि हमारी लेक्चर वाइज सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में आइए फिर एक नया अध्याय जोड़ लेते हैं। कौन सा चैप्टर है और कौन से क्वेश्चंस हैं ये हमको स्क्रीन पर ही जाकर के पता लगेगा। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर कौन कौन से क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना, ये सब बातें पूरी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग करेंगे। तो आइए सीरीज का पूरा आनंद बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अब हम शुरुआत कर देते हैं अपनी इन क्वेश्चंस। तो सभी दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और आज चैप्टर से नहीं एक सेट पहले कराता हूं, इसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जब हमारा ये सेट बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएगा कि नहीं आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं, तो फिर मुझे भी अंदर से एक एनर्जी पैदा होगी, तो मैं खट से आपको और वीडियोस बनाने की कोशिश लगातार करता रहूंगा। तो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें आज मैंने जो कंसीडर किए कुछ 32 या 30 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने पहले में, लेकिन यहाँ पर मिले जुले क्वेश्चंस हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि ये कंटिन्यूटी मेरी बनी रहेगी, एक भी दिन कंटिन्यूटी नहीं टूटने दूंगा अगर आपने मेरी इस वीडियो को 1 के व्यूज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। आप 1 के पहुंचाते रहिए, मैं आपको क्वेश्चन के 100% सॉल्यूशन पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप वीडियोस को छोड़ेंगे, देखेंगे और मींस इंटरेस्ट नहीं लगेंगे, केवल यही कि सर ने वीडियो डाल दी सफिशिएंट है, तो फिर इंटरेस्ट हमारा भी डाउन होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा जरूर करेंगे। कारण ये है कि आपकी इस समस्या का भी समाधान करूंगा। एक लोगों ने मैसेज किया था सर थोड़ा जूम करके पढ़ा दीजिए, तो इतना जूम कर दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चश्मा लगाने की, आपको बिना चश्मे के भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, ये भी बिल्कुल श्योर है। तो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। तो शुरुआत कर लीजिए बिना बिल्कुल टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में सीरीज मेरी चलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जान लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि फिनॉल ने पहले NaOH से रिएक्शन किया, CO2 से रिएक्शन किया और 140। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, सोडियम सैलिसिलेट बना लेगा, सोडियम सॉल्ट बनाएगा सैलिसिलिक एसिड का। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सोडियम सैलिसिलेट मुझे बना देना चाहिए, और सोडियम सैलिसिलेट क्या होगा वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखा जरा पेन सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बनाता हूँ, नहीं तो फिर आप भी कहोगे सर कितना बड़ा लिख रहे हो आप। कोई नहीं, पेन बस सेट कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने अब शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बनाऊंगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन बनेगा और यहाँ पर आएगा आपका OH और ONA आ जाएगा, और ONA आने के बाद जो है यहाँ पर मैं ONA लिखूंगा और यहाँ पर COONA लिखा जाएगा। तो ये कंडीशन तो एक हो गई। लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज कर देगा तो आपको पता है कि सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर तो आप सैलिसिलिक एसिड ही लिख लो सिंपल सा, यहाँ पर ऐसे करके OH लिख दो, यहाँ पर COOH लिख दो, सैलिसिलिक एसिड हो गया। अब इसके बाद एसिटाइल सैलिसिलेट बनेगा, और एसिटाइल सैलिसिलेट या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो एस्पिरिन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जब इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो नीचे वाले में चेंज नहीं करिएगा, क्योंकि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड में बोल रहा हूं। तो यहाँ पर OCOCH3 लगा दीजिए। तो जो C प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट आपसे पूछा गया, तो ये इसका मतलब ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एस्पिरिन समझ लीजिए, ये एस्पिरिन हो गया। तो यहाँ पर आप एस्पिरिन पर टिक कर लीजिए। अब आपको शायद उम्मीद है कि बड़ा दिख भी रहा होगा, 100% श्योर है कि आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो आप प्लीज इसको जरूर दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। पानी में सबसे कम कौन घुलता है? तो आपको बता देता हूं कि ये नॉन पोलर है। ये जो है ये हमारा नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये बहुत ही कम घुलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नॉन पोलर होने की वजह से ये कम घुलेगा, ये भी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसका आंसर, इसका आंसर जो है वो ए आएगा। तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, बिकॉज नॉन पोलर इन नेचर। तो एकदम मस्त सॉल्यूशन के साथ दूंगा, परेशानी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बस शर्त मेरी एक ही है, नहीं कहोगे अनुसार मैंने ना तो आपसे कुछ डिमांड कर रहा हूं, डिमांड सिर्फ इतनी है कि इसको शेयर करिए मैक्सिमम, और कमेंट बढ़िया से दीजिए, कमेंट मस्त दीजिएगा इस वीडियो पर। अगर आपने बढ़िया से कमेंट दिए और मेरी उम्मीद
पर आप खरे उतर गए तो फिर अगली वीडियो आपको चैप्टर वाइज दमदार मिलना शुरू हो जाएंगी। अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द मेटल विच विद मोलर मास आपका 63.55 दिया हुआ है, झम से मोलर मास रख दीजिए, और ये एज लेंथ यानी कि 362 रखा है, और इट्स डेंसिटी दे रखी। टाइप ऑफ द यूनिट सेल, अरे यार रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू नाना पार्टिकल, मतलब एवोगैड्रो नंबर, है ना। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जेड निकालना है, तो मेरा उसूल हमेशा रहता है जेड इज इक्वल टू रह जाता है यहाँ पर रो इंटू ए क्यूब इंटू नाना पार्टिकल यानी Na, और नीचे आ गए आपके मोलर मास, डिवाइड कर दिए। मैंने वैल्यू पुट कर ली है, और पुट करने के बाद सॉल्यूशन मैंने कैलकुलेट कर रहा है, वैल्यू को आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर 92 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है आपको पता है कि ए क्यूब हो जाता है हमारा, इंटू ए का मतलब है 362, यहाँ पर 362 इंटू 10⁻⁻10 रख देता हूँ क्योंकि सेंटीमीटर में रखनी है। इसका होल क्यूब कर लीजिएगा, इसका होल क्यूब, और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 रखिएगा, और नीचे की तरफ जो है वो रख दीजिए आप 63.55। तो ये वैल्यू पुट कर दिए मैंने जो कैलकुलेशन की है, और ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर निकल के आया, जो आंसर आया है वो आंसर मेरे पास में आया है, वैल्यू आई है 4, और 4 जो होती है वो है फेस सेंटर्ड के लिए, तो आंसर फिर यहाँ पर यही सटीक बैठना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग चल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी टूटनी नहीं चाहिए। आप साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे, तो आंसर जो होंगे वो मैं आपको डार्क मोड में लेकर के चलूंगा। यानी कि सबसे पहला आंसर हमारा क्या निकला, एस्प्रिन निकला, तो मैं सबसे पहले आंसर में को एस्प्रिन पे क्लिक कर लेता हूँ, है ना। तो आपको आंसर दिखाई देते रहेंगे, नोट करते रहिए, कारण ये कि आपको पास लास्ट में ये आंसर मिलेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ नॉन पोलर था, तो इस पे नॉन पोलर पे क्लिक कर लीजिए, मतलब ये वाला आंसर हो गया। दूसरा आंसर कौन सा था वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, चलिए वो भी दिखाता हूँ। चलिए इसके बाद आ जाता है, ये हमारा आंसर था फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। एकदम बढ़िया वीडियो आपको दिखाऊंगा, 100% सॉल्यूशन के साथ में दिखाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इस पे जरा बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, तीन हमारे पास 1 2 3 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं, चारों सॉल्यूशन में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोनिक, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, आइसोटोनिक कौन सा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मोल, ये आयोनाइज नहीं होता है, ग्लूकोज आयोनाइज नहीं हुआ, और अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर ये आयोनाइज नहीं होगा तो यहाँ 0.1 मोलर जो ग्लूकोज है, और अगर मैं इसी के साथ बी को देख लेता हूं तो इसके 2 मोल बनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी 1 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 मोल बनाएगा। NaCl 2 मोल बनाता है, 2 मोल, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन बनता है और Cl नेगेटिव आयन बनता है, तो ओवरऑल यहाँ पर 2 मोल बनेंगे। तो 2 मोल बनने का मतलब ये हुआ कि ये भी 0.1 रह जाएगा, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, आइसोटोनिक हो गए। आंसर पहला ही सही आएगा, ये बात भी आप ध्यान दीजिए फटाफट। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पिकअप कर लीजिए। मैं जब तक स्क्रीन आगे बढ़ा लेता हूं अपनी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 6 7। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड। अरे यार कलर्ड कौन सा नहीं होगा, देख लेते हैं इसमें। फिफ्थ वाले में देखो ऐसा है कि कॉपर है, यहाँ पर सिंपल सी बात सुनिए, कॉपर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेगा मींस कलर्ड होगा। एफ आयरन है, कलर्ड होगा। वेनेडियम है, कलर्ड होगा। लेकिन कैडमियम यहाँ पर जो है इस कंडीशन में है कि CD डाई पॉजिटिव, यहाँ देखो Na2Cl4 है, तो CD डाई पॉजिटिव आयन, थोड़ा सा पेन लग रहा है कि मुझे मोटा कर लेना चाहिए, और थोड़ी सी कहने का तात्पर्य कि व्यू में जा करके थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर देना चाहिए। ये अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर मतलब एक अच्छा व्यू मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि कैडमियम जो है वो CD, ये कैडमियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और जब ये कैडमियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन D में 10 हो जाएंगे, यानी कि D में 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, मींस ये कंपाउंड जो है कलर्ड नहीं होगा। तो आंसर हमारा मिल जाता है कि यही कंपाउंड कलर्ड नहीं होगा। आया ना मजा। क्वेश्चन आपको एकदम अपडेटेड मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो फॉस्फोरस सबसे ऊपर है। यहाँ पर अगर लिखें ना
पकड़ो ऐसे ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं, तो फिर क्या होगा, फास्फोरस सबसे ऊपर है और वही ज्यादा एसिडिक होगा, तो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड आपका फास्फोरस हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। When CO2 is bubbled through a solution of the barium peroxide, अरे यार इतना दमदार क्वेश्चन है। जब बेरियम पेरोक्साइड में हम लोग जो है CO2 को बबल्ड करते हैं, यानी CO2 को बबल्ड करते हैं, बेरियम तो रिएक्शन करा लेते हैं ना। सबसे अच्छा तरह का तरीका है रिएक्शन करा लो, ये मैंने यहाँ पर BaO2 ले लिया और रिएक्शन इसकी करा दी, किससे करा दी, CO2 से करा दी। चलिए CO2 से करा देता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है, BaCO3 बन जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा, और अगर वाटर आपने मिला दिया तो वो भी देखते हैं, ये BaCO3 बन जाएगा और साथ में बन जाएगा हमारा, अगर इसमें हमने वाटर मिलाया है H2O, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर H2O और डाल लीजिए, H2O डालिए तो ये बन जाएगा H2O2। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी। तो अब आखिरकार इस रिएक्शन में आंसर क्या हुआ कि H2O2 बन रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा कार्बोनिक एसिड नहीं बनता है, O2 रिलीज नहीं होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। मैंने आपको दिखा दी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खट से याद कर लीजिए, मजा आ जाएगा एकदम से। क्वेश्चन भी अच्छे हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपका अच्छा है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप बिल्कुल उम्मीद पर खरे उतरते रहिएगा। मेरी बात को आप पूरी ध्यान रखिएगा कि अनुसर ने क्या बोला था, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, याद रहे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है बच्चा, तो क्या कंडीशन क्रिएट होती है, क्वेश्चन यही है। तो आपको बताऊं, ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है कि लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होता है। जवाब आपसे वैसे चाह रहा था, लेकिन क्लास नहीं लाइव है, नहीं तो मैं आपसे पूछता। जो H2SO4 है, जो उसके अंदर H2SO4 है, वो धीरे धीरे कंज्यूम होता रहेगा, लेड नहीं बनेगा, नया लेड नहीं बनता है। लेड सल्फेट कंज्यूम्ड होता है लेकिन रिकवर हो जाता है, SO2 इवॉल्व होती है। लेकिन बात यह है कि बैटरी डिस्चार्ज इसलिए होती है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है धीरे धीरे जो बनता है वो कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी होना चाहिए, 8th का जवाब जो है वो डी होना चाहिए, क्योंकि H2SO4 जो डिस्चार्जिंग के टाइम इसलिए भी कंज्यूम हो जाता है क्योंकि PbSO4 में तभी चेंज होगा जब H2SO4 से वो SO4 डाई नेगेटिव आयन कंज्यूम कर लेगा, उससे पहले नहीं होगा। 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th वाला क्वेश्चन कर रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन 2O3, और यहाँ पर आ जाता है आपका 3O2। द रिएक्शन दे रखी फास्ट स्लो, द रेट लॉ, तो रेट लॉ हमेशा स्लो पर डिपेंड करता है, रेट लॉ हमेशा स्लो पर डिपेंड करता है जनाब। तो आपका जो यहाँ पर रेट होगा, तो रेट इज इक्वल टू मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए के, और ये वैल्यू ये ओ हो जाती है और दूसरी वैल्यू आपकी O3 हो जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर आप केसी निकालना चाहते हैं, केसी इसका निकालना चाहते हैं तो केसी भी निकल आएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है द रेट लॉ एक्सप्रेशन। आगे क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्वेश्चन का जवाब क्या है, तभी हम लोग सही जवाब दे पाएंगे, अन्यथा हम जवाब देने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखें ये क्वेश्चन कर रहा है कि R इज इक्वल टू के डैश O3 की पावर 2, यानी कि R के रेट के टर्म्स में आपको निकालना है जवाब। तो रेट के टर्म्स में तो साफ दिख रहा है, रेट के टर्म्स में तो आपको साफ दिख रहा है कि जवाब क्या होना चाहिए। देखो जवाब आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से अब आना चाहिए, क्योंकि हमने ये निकाल दिया। अब O3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो केसी भी निकालना पड़ेगा क्योंकि के डैश भी लगा हुआ है ना। तो KC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, KC इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो O3 हो जाएगा लेफ्ट पे है ना, और यहाँ पर O हो जाएगा, नीचे नीचे क्या है, नीचे नहीं, यहाँ पर लेफ्ट पे तो O2 है ना, और यहाँ पर O3 है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं ना, नहीं पता लगा दिक्कत करना शुरू कर दे, दिक्कत करना शुरू कर सकता है, इसलिए देखना पड़ेगा नीचे क्या दिया है। द रेट लॉ एक्सप्रेशन O2 दिया है, O3 और O2 दिया है, तो इसका मतलब है O3 और O2 दिया है ना, O3 और O2, तो मतलब हो गया कि KC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट, ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट, नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट। चलो ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम रेट जो फास्ट रिएक्शन है उससे निकालते हैं, फास्ट रिएक्शन से यहाँ पर अगर हम R निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका O, और ये हो जाएगा आपका O2, और नीचे आ जाएगा आपका O3। ये फास्ट से हो गया, ये फास्ट से सॉरी KC हो गया, और ये KC से K1 मान लो, इसे K2 मान लो। इसका K2 क्या होगा, इसका K2 आएगा आपका O2 की पावर आ जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा आपका O, और यहाँ पर आ जाएगा
3, ये वैल्यूज आएंगे। चलिए अब हमने दोनों लिख दिया। अब दोनों को लिखने के बाद अब आपको रेट निकाल देना है। तो रेट कैसे निकलेगा वो भी आपको दिखाता हूँ, सिखाता भी हूँ, दोनों बातें बताऊंगा आपको कि कैसे इसका रेट निकलेगा, यहीं पर बता देता हूँ, तो आंसर बाद में हम लोग मैच कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ कैसे निकालना है। अब रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालें, क्योंकि रेट हमने ये लिख रखा है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाना चाहिए इसके हिसाब से, जो इक्वेशन नंबर 1 K1 ऊपर दे रखा है ना, इसको ध्यान दीजिए, ये वाली इक्वेशन जो यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ। तो O इज इक्वल टू, यहीं से O निकालिए, O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc इंटू O3 हो जाएगा, Kc इंटू मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा आपका O2। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करेंगे कैंसिल हो जाएगा और O3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो O3 का स्क्वायर मिलना चाहिए और O2 का -1 मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं, O3 का स्क्वायर और O2 का -1 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, अनुसर बार बार आ जाते हैं। चलिए ठीक है, मिल गया आंसर नंबर। इसका मतलब है कि ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अमंग द फॉलोइंग, 10th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या करा, धुआंधार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करते रहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाते हैं। 10th, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल प्रोड्यूस POCl3 एंड PCl5, कौन POCl3 और PCl5 प्रोड्यूस करता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 10th वाला जो जवाब है, PCl5 अगर रिएक्शन SO2 से करता है तो POCl3 पैदा हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये वाटर से करा दो तो भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दो तो ये मिल गए और तो कहीं मिल नहीं। H2SO4 से कराओगे तो फिर आपका मतलब है PCl, ये आपका क्या मिलेगा, H2SO4 से मिलना चाहिए POCl3, हाँ ठीक है, POCl3 मिलेगा। प्रोड्यूस PCl5 के कराएंगे तो POCl3 मिलने, और इससे भी मिलेगा, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा हो जाता है। ये जो ग्राफ बनाया हुआ, इस ग्राफ में कहना क्या चाहता है, ये ग्राफ भी आपको बता देता हूँ कि आखिरकार ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए दिखाता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, स्लोप वाला ग्राफ है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है अच्छे से तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये जो ग्राफ, ये जो स्लोप है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है। तो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो आपकी जानकारी में डाले दे रहा हूँ कि लॉग के, आपको याद होगा इक्वेशन आपने निकाली होगी ना, लॉग, देखो पेन है बेचारा, हेडिंग चल रहा है, पेन सही कर लेता हूँ पहले। अब हो गया हमारा लॉग के इज इक्वल टू हो जाता है लॉग ए, याद आया आपको आर्यनेस का इक्वेशन, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 R, और यहाँ पर आ जाता है आपका T। तो ये बोल T2T1 निकाला करते थे हम लोग। तो इसका मतलब जो स्लोप बन के आएगा वो स्लोप हमारा E अपॉन 2.33 RT, यानी कि टेम्परेचर होगा, यहाँ पर 1/T में ले लिया तो 1/T में, इसका मतलब C फिर ऑप्शन हमारा सही आ जाना चाहिए। ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी। नोट करते रहिए कहीं पर, क्योंकि ऑप्शन मैं नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन मुझे लिखने पड़ेंगे, सॉल्व करता चल रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन मुझे लिखने पड़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए नोट करिए इसको कहीं पर। इसके बाद चलिएगा तो क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। देखिए 12th क्वेश्चन में विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एडेड टू सोप इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कब हो जाती है सोप में, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए सोप में क्या मिलाते हैं। तो 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिथियोनल मिलाते हैं, जो पसीने की बदबू को भी कम करता है, आपने देखा होगा स्वेटिंग में भी ये जो है वो मदद करता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना चाहिए, मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 13 पर। हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ द BrO3 को Br में कन्वर्ट करना है। जल्दी से रिएक्शन लिख लो, फटाक से, यहीं लिख दो, ऊपर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। BrO3 लिया, BrO3 नेगेटिव लिखा मैंने, 6H पॉजिटिव लिखा, और साथ में इसके इलेक्ट्रॉन 6 डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो ये 2 6 और 7, 7 में से प्लस का माइनस का 1 बचा, यानी Br नेगेटिव बचा, Br नेगेटिव बना और साथ में बना हमारा गंगा जल। बैलेंस कर लेना, 3 H2 निकल जाएंगे। तो मतलब हुआ कि BrO3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी चेंज हो रही है। तो BrO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, हाउ मेनी फैराडेज, तो n 6 फैराडे चाहिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 6 फैराडे चाहिए यहाँ पर, 6 यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। कोई चेंज नहीं करना है इसमें, कोई चेंज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए
द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्वोशिएंट, वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू, इसकी क्यू निकालना है इस रिएक्शन के लिए। पता है, फार्मूला भी पता है, फार्मूला आपको जानकारी में शायद अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि क्या फार्मूला आपको लगाना है, क्या फार्मूला। वैसे मुझे जानकारी है कि आपको ये बात पता है, जानकारी अच्छे से है, खराब से नहीं है, जानकारी अच्छे से है, ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो नर्स इक्वेशन है, पहले तो सेल बना लीजिएगा, रिएक्शन बना लीजिएगा, रिएक्शन के बाद में Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q इज इक्वल टू हो जाता है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, सॉरी जिंक, जिंक आएगा ना, रिएक्शन लिखोगे तो जिंक आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर आप जिंक लिख लीजिए। तो ये आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पर जिंक डाई पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और नीचे जो आएगी, नीचे जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी उसकी जो हमने ऊपर लिख दी थी, यानी कि Ag पॉजिटिव। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। जिंक की वैल्यू कितनी है, जिंक की वैल्यू नोटिस करो 0.01 है, और Ag की वैल्यू कितनी है 1.25 है, लेकिन इसकी पावर जो है वो आपको ट्वाइस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्यू की वैल्यू जो है मैंने जो सॉल्व करके रखी है वो 6 पॉइंट, मैंने इसकी डायरेक्ट गुणा कर दी है ना अपने मोबाइल से, तो आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, 6.4 आ रही है समथिंग, और 6.4 केवल एक ही जगह दे रखी है, वो ये, तो मैंने ऑप्शन कैलकुलेट कर लिया डी। आप भी कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि सर इसका आंसर ये होगा। तो ये मैंने 15 क्वेश्चंस कराए, अगली सीरीज में चल रहा हूँ फटाफट। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे, मुझे वीडियो को प्रमोट करते रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा। फिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जितने लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैक्सिमम लोग कमेंट, जो लोग वीडियो देखिए एक कमेंट डाल दीजिए, मैक्सिमम कमेंट मुझे इस वीडियो पर चाहिए, मैक्सिमम कमेंट चाहिए। आपके अकॉर्डिंग मैंने जूम कर दिया, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब चल लेते हैं हम लोग, अब चल लेते हैं हम लोग आगे, क्या प्रोसेस है। 16 पर चले आते हैं। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन, कौन सा एड्सॉर्प्शन के फिनोमिना पर एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको बता दूं कि एड्सॉर्प्शन जब होगा तो ये वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती है, यानी कि अगर एड्सॉर्प्शन है तो एड्सॉर्प्शन अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कोई नॉट एप्लीकेबल टू फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 16 का डी लगा लेता हूँ तो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ लेस देन 1 हो रहा है, यानी एड्सॉर्प्शन पर एनर्जी रिलीज होती है ना। तो इसका मतलब है कि यही रॉन्ग हो गया, ये वैल्यू कम नहीं होगी, माइनस में नहीं जा सकती। चलिए, इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द सिल्वर फ्रॉम द अर्जेंटाइट और द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रिस्पेक्टिवली, कौन से होते हैं। तो आपको पता है Ag2S प्लस 2NaCl लेते हैं और O2 लेते हैं, तो AgCN का होल ट्वाइस करके कुछ बनाते हैं और फिर उसकी जिंक से रिएक्शन कराते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है वो जिंक से रिएक्शन कराते हैं, है ना, जिंक से रिएक्शन कराते हैं। और इसको तो यहाँ पर जिंक जो है वो किसकी तरह काम करता है, आप बताइए। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना, और O2 ऑक्सीडाइजिंग, तो बी हो गया, यानी कि O2 ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा और जिंक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये आपने मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दे। तो मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, है ना, फॉरेस्ट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, उसी के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसी के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी का प्रोसेस भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द एसिड हाइड्रोलिसिस पी और क्यू, पी क्यू और क्यू की एसिड हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो मेरे हिसाब से पी और क्यू की अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट एसिड हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस पी एंड क्यू कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, अच्छा, इनका अगर मैं एसिड है तो यहाँ सर कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर भी कंपाउंड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट और ये कीटोन बन जाएगा, तो मतलब है इसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पॉसिबल है फेलिंग सॉल्यूशन, यानी 18 का आप लोग जो है वो सी ऑप्शन लगाइएगा, चेक भी कर लीजिएगा, मैं तो दिमाग लगा दिया इसमें कि COOH बना लीजिए, दोनों को डिस्टिंग्विश करने में इजी रहेगा फेलिंग सॉल्यूशन। क्लीमेंसन रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा होता है, तो आपको जानकारी देना चाहूंगा कि क्लीमेंसन रिएक्शंस में जिंक अमलगम HCl होता है, तो यहाँ पर भी, यहाँ फिर आपको रिमाइंड कराता हूँ, ये इस वाले कंपाउंड में एक एसीटोन बना लीजिएगा, एक एसिटाल्डिहाइड, ये वाला एसीटोन बना देगा ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका एल्डिहाइड बना देगा, तो ये एल्डिहाइड जब बनेगा तो फेलिंग सोल्यूशन, और यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन काम नहीं करेगा, ये चीज आपको रिमाइंड कराए दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग इसी सीरीज में।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक निकल और इनका सबका दे रखा है, द रिएक्शन एक्स और वाई ये दे रखी विल बी स्पॉन्टेनियस, जब कब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जिस सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो दिखाई दे रहा है, किसका, जिंक का दिखाई दे रहा है ना, जिंक का माइनस का ये वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे यही, मतलब माइनस में वैल्यू ज्यादा है, मीन्स सबसे कम वैल्यू अगर मैं कहूँ तो यही मुझे दिखाई दे रही है। अगर मुझे ये दिखाई दे तो एक्स जो है वो जिंक होना चाहिए, ये जिंक होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं जिंक लिख दूं। वाई, वाई क्या होना चाहिए, वाई का मतलब हुआ कि ये किसको रिड्यूस कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा आपको इस वाली वैल्यू को करेगा, इस वाली वैल्यू को, मतलब ये सबको कर देगा, तो इस ये वाली वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आगे की तरफ फॉरवर्ड तभी करेगी जब इसको कर पाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का फिर डी हो जाना चाहिए। एक बार आप लोग भी चेक करिएगा, मैंने इस हिसाब से लगाया है कि जिंक की वैल्यू जो होती है, यानी ई नॉट सेल जो जिंक का है, ई नॉट सेल जो जिंक का है वो कितना है, माइनस का 0.76, ये सबसे कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू जो होती है वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना भी जाता है, वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए, है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है, यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो कौन नहीं सर नहीं शो करता है, तो यहाँ पर ये शो करता है बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं, लेकिन यहाँ पर अल्फा है, तो इसका मतलब ये नहीं शो करेगा, आंसर नंबर एसिटल्डिहाइड डज नॉट शो द कैनिजारो रिएक्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसकी कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कंपाउंड है और इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो NHCOCH3 आना चाहिए, तो 22 का जो जवाब होना चाहिए वो मेरे हिसाब से तो फिर ए ही हो जाना चाहिए। साफ दिख रहा है कि भाई CH3COCl से कराओगे तो HCl यहाँ से निकाल देना, एक H यहाँ से उठा लेना, एक Cl यहाँ से, HCl निकाल दीजिएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ए ऑप्शन आपके सामने चलेगा, तो यानी कि ए ऑप्शन मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छी है और आपको काम आएगी ये सीरीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चले आते हैं, 22 हमारा हो गया। 23 क्या कहते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक आएगा पीजीटी में 100%, लिख लो इसके आगे, पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑर्डर यहाँ पर मुझे देना चाहिए। तो 23 का मेरे हिसाब से जो ऑर्डर होना चाहिए यानी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, यानी कि ये हुआ सबसे ज्यादा अच्छा बेस यही होगा, लोन पेयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा, अब यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। तो सबसे पहले ही बात तो ये कि ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यहाँ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कम हो, सबसे ज्यादा यही होगा, तो यानी कि थर्ड को नंबर 1 पर लाते हैं, फिर आंसर मैच करेंगे, थर्ड को नंबर 1 पर लाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये भी इसी कंडीशन में है, लेकिन ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, तो फिर इसको लाएंगे, यानी कि इसके बाद हम लोग सेकंड को लाते हैं। अब बेंजीन से जुड़े दोनों हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ COCH3 जुड़ा, यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर इसका मतलब हुआ अब नंबर 4 आना चाहिए, अब नंबर 4 और लास्ट में नंबर फर्स्ट आना चाहिए। चेक कर लीजिए, ऐसा ऑप्शन मुझे केवल डी ही दिखाई दे रहा है, एक बार आप लोग भी इसको चेक करें। अगर इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, मैंने फिलहाल जो एक्सप्लेनेशन समझा, जो समझा बूझा वो मैंने आपको जवाब दिया। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन द रिएक्शन। इन द रिएक्शन ये दे रखा, ये कंपाउंड आपने बना दिया, अरे बड़ा फेमस रिएक्शन है ये, बड़ा फेमस रिएक्शन है 24th वाले में, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन, इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। मुझे लगता है ये रिएक्शन मुझे करके आपको दिखा देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ करके दिखा देता हूँ, जगह मुझे मिल जा रही है। ये कंपाउंड है मेरे पास में, क्या कंपाउंड है, फ्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर मैं फ्लोरोबेंजीन लिख लेता हूँ, यहाँ पर फ्लोरीन लिख देता हूँ, और यहाँ नाइट्रो, तो ये फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास में हो जाती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3 यानी कि CH3 का होल ट्वाइस NH से कराता हूँ और साथ में लेता हूँ DMF ले लेता हूँ, इसे हीट कर देता हूँ, तो प्रोडक्ट हमारे साथ में क्या बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ फ्लोरीन है ये उड़ा देगा, यहाँ से HF निकाल देगा, बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो यानी कि N मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ, यहाँ CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा देता हूँ, और साथ में बना देता हूँ यहाँ पर NO2, इस तरीके से कंपाउंड हमने बना दिया। ठीक है, इसके बाद अब वो कह रहा है कि NaNO2 और H2 यानी पूरा करा दीजिए, तो जैसे ही NaNO2 ये सब कराएंगे, पता है आपको क्या बनेगा, यहाँ पर खट से आपका NH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रिएक्शन दे रखी है, तो ABC क्या है, इन द गिवन B इज, बी क्या है, तो जब बी ढूंढना पड़ेगा भाई क्या है, चलो ढूंढते हैं बी क्या है, ऑप्शन भी मिलना चाहिए ना,
इसके ऑप्शन इन द गिवन रिएक्शन बी इज, ऑप्शन नहीं दिया, कट कर गया ऑप्शन, कोई बात नहीं, बी यहाँ पर क्या होगा, तो आंसर लिख दीजिए मेरे हिसाब से। फिर सबसे पहले मैंने लिया Na2 और ये बनाया कंपाउंड, जरा एक बार दिमाग लगा लेता हूँ। एनिलीन सेकंड पर रिडक्शन करा दिया, जैसे रिडक्शन कराया तो NaNO2HCl बना, ठीक है, NaNO डाइएजोनियम सॉल्ट बनना चाहिए। तो यानी कि DMF लिया तो यहाँ NH2 आना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर NH2 आना चाहिए। फिर जैसे ही NH2 आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही NH2 आएगा इसका BDC कराओगे तो ये बन जाएगा, ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, N2Cl हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका N, बाकी ये सेम रहेगा। इसके बाद अगर इसका हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो फिर हाइड्रोजनेशन पर ये वाला ग्रुप चेंज हो जाएगा, ये केवल NH2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रोडक्ट जो है बी क्या मिलना चाहिए, थोड़ा सा मुझे डाउट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। डाउट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे डाउट इसमें ये हो रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन में डाउट मुझे बना कि आखिरकार पॉलीमर फॉर्मेशन ऑफ द मोनोमर, ये तो यानी कि ऑप्शन इसमें गड़बड़ा गया, ऑप्शन नहीं दिया है फिलहाल। अगर ऑप्शन नहीं दिया तो BDC प्रोडक्ट बनना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, BDC बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि BDC बनना चाहिए जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होने के बाद जो है वो अगर DMF लगाते हैं, हीट करते हैं, तब भी हमारा NH2 बनेगा और वहाँ BDC बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और वो अगर मैं यहाँ पर बेंजीन ले रहा हूँ तो BDC बनना चाहिए, BDC का रिडक्शन भी करा रहा है। पहले मेरे हिसाब से होना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलती ये है कि पहले ये लगाओ, देखो पहले मैं बताऊँ आपको क्या करो, इसे पलटो आप, इसे जो है आप करो सेकंड और इसे करो फर्स्ट, इसे करो फर्स्ट, तब रिएक्शन मुझे लगता है सही हो पाएगी। थोड़ा सा फॉल्ट हो गया बनते समय क्वेश्चन, कोई नहीं, मैं इसको सही कर लेता हूँ। इसे फर्स्ट करोगे तो यानी कि यहाँ पर मैं लाता हूँ, यहाँ पर मैं लाता हूँ, सेट कर देता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ NO2, यहाँ पर लाता हूँ NO2, और जैसे ही NO2 लाऊंगा और यहाँ पर कराऊंगा H2NI, जैसे ही H2NI कराऊंगा तो ये प्रोडक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। जब ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें, मतलब सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी देखूंगा, NH2 हो जाएगा, इसका NaNO2 और HCl से करा दो, NaNO2 और HCl से जब कराओगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर आप कराओगे तो फिर आंसर आपका यहाँ पर N2Cl मिल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पर बी जो होना चाहिए वो कंपाउंड ये वाला होना चाहिए, यहाँ CH3, यहाँ पर भी CH3, ये बी कंपाउंड ऑप्शन आंसर मिलना चाहिए। फिलहाल आंसर नहीं दे रखा है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मतलब आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम द मोनोमर स्टार्ट बाय, पॉलीमर जब बनते हैं मोनोमर से तो कैसे बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द मोनोमर, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन नहीं होती, कन्वर्जन नहीं होता, हाइड्रोलिसिस नहीं होती, यानी कि कंडेंसेशन ही ऑप्शन इसमें सही आएगा। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड ले लेता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब पॉसिबल है, यानी कि अगर मैं इसके डायग्रामेटिकली देखता हूँ, ऑप्टिकल की बात कर रहा हूँ ना, तो डायग्रामेटिकली देखता हूँ तो यहाँ पर तो मैं कोबाल्ट को बिठा देता हूँ इस तरीके से और इनमें ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पर आपका EN हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका EN हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका EN हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करें, इसका मिरर इमेज बना दें, तो मतलब फिर आंसर हमारा एक्यूरेट बी ही आना चाहिए, ठीक है ना, आंसर बी ही आना चाहिए। चलिए अब हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, और लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे मैं अगली वीडियो जब बनाऊँ तो पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ में बना पाऊँ और आपको परफेक्ट जवाब दे पाऊँ। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 27वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीजीटी में खूब आया है भैया, याद कर लो, बिल्कुल रट लो, अपने दिमाग में उतार लो। पीजीटी में बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ही आता है, कोई भी एग्जाम हो आ ही जाता है अक्सर क्वेश्चन। तो 27वें का जो जवाब है वो क्या होना चाहिए, ग्लूकोज बनता है, अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है, ध्यान दीजिए ग्लूकोज बन जाता है। चलिए इसके बाद क्या है जवाब, ये 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 28वां कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है AB, ठीक है, और इसका अगर NaCl टाइप है तो वही R पॉजिटिव लीजिए अपॉन R नेगेटिव,
और आर नेगेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड बना लीजिए 0 क्योंकि इसमें टेट्रा 0.414 बन जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। आर पॉजिटिव की कितनी है 170, तो 170 डिवाइडेड बाई 0 कितना रखना पड़ेगा, आर नेगेटिव निकालना पड़ेगा ना, आर नेगेटिव निकालना पड़ेगा तभी निकलेगा ना। आर नेगेटिव इज इक्वल टू आ जाएगा 0.414, तो आर नेगेटिव इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 0.414। इस वैल्यू को डाल दो, जैसे वैल्यू डालोगे आप खट से आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा निकाल लीजिएगा। मेरा फिलहाल 410 आ रहा है, डी ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा जो आंसर आया मैंने टिक कर दिया, आप एक बार आंसर को कैलकुलेट कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। चलिए उसके बाद 29 क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस 50% कंप्लीट हो गई, मतलब इन इतना सेकेंड, यानी ये हाफ लाइफ दे रखी, ये तो हाफ लाइफ हो गया, तय हो गया। तो यहाँ से के निकाल दो, अब ज्यादा सोचना ही। के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। वैल्यू डाल दीजिए। जो मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, वो यहाँ से के निकल आएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू मतलब ये हो गई 0.693 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर 1.26 इंटू 10⁻14 हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर मानोगे 100% तो इनिशियल 100 हो गई, फाइनल कितना बचा 50% कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर 0 ले दीजिए। तो ये वैल्यू सॉल्व कर दिए, मेरा जो या का 0 नीचे आ गया, तो आंसर साफ है कि इनफाइनाइट आना चाहिए। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए, ये 30वां क्वेश्चन 31-32 केवल ये क्वेश्चन में लेकर के आया था। मैंने देखा कि आज हमारे दोस्तों का, हमारे साथियों का क्या रिप्लाई रहता है, क्या मेरे प्रति उनका अट्रैक्शन रहता है, क्या वो इसे इंटरेस्टिंग मानते हैं नहीं मानते, ये सब बातों का जवाब मिलेगा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज यूज्ड, फ्लक्स किस में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स जो होता है रिमूव करने में मदद करता है क्या, अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगा दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड अप ऑफ द पॉलीएमाइड, कौन सा पॉलीएमाइड से मिलकर के बना होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, नाइलॉन जो होता है पॉलीएमाइड है। ये पीजीटी में खूब आया है, बहुत ज्यादा आया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट जाओ, मत्था टेक लो, किस कर लो इसे, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने के चांस है। 32 एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका ब्रोमिनेशन करा, बाई बना, NaNO2 एसिड डाला, फट से एक कंपाउंड बना, फिर जेड बना दो, ट्राइब्रोमोबेंजीन। ट्राइब्रोमोबेंजीन अगर इससे बनाना है तो जेड मेरे हिसाब से फिर N2Cl होना चाहिए। ट्राइब्रोमोबेंजीन है, ट्राइब्रो बॉइलिंग कर रहे हो उससे, तो बेंजीन डाइजोनियम की ही प्रॉपर्टी ही यही है कि जब वो इथेनॉल के साथ में बॉइल किया जाता है N2Cl वाले कंपाउंड को, तभी बनता है, उससे पहले वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर Br हो गया। अब ये आया होगा तो इसका मतलब हुआ जेड, तो ये हो गया। बाई क्या होगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कंपाउंड NH2 वाला रहा होगा। और X कंपाउंड क्या रहा होगा, तो X का मतलब एनिलीन रहा होगा। तो X पूछ रहा है ना, तो X का मतलब साफ साफ हो गया कि एनिलीन रहा होगा, तो यहाँ डी ऑप्शन लगा लीजिए। तो साथियों ये मैंने क्वेश्चंस कुछ करा है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आज फर्स्ट डे है, लगा दूंगा। लेकिन अगर आपको पीडीएफ भी लगी हुई मिले और इस तरीके से हमारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी चलते रहे, तो फिर आप इस वीडियो को 1K तक पहुंचाइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा। आपका इंतजार रहेगा मेरे वीडियोस का, और मुझे इंतजार रहेगा व्यूज का प्लस कमेंट का। तो मैक्सिमम लोग जाकर के जल्दी से, वीडियो अंतिम पड़ाव पर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और कमेंट करने के बाद आप अगर जाएंगे तो नीचे फोल्डर में नोटिस करेंगे तो आपको नीचे एक पीडीएफ मिलेगी। लेकिन पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप पूरी वीडियो कायदे से देखेंगे, समझेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए पीजीटी ग्रुप में जुड़ जाइए आप, यानी कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप है रसायन पाठशाला का, इसी नंबर पर बना है, इसी नंबर पर पीडीएफ बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, तो उस पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो का इंतजार तभी करिएगा जब आप इस वीडियो को फेमस कर दें। थैंक यू, हैव अ